तो गाइस मंथली योजना मैगजीन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगस्त योजना के बारे में बात करने वाले हैं और जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बच्चों का दिमाग और पैर दोनों ही घिस जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और क्वेश्चंस एक्चुअली इन्हीं सोर्सेस से आ रहे होते हैं। और इस मैगजीन में इस बार अनसंग हीरोज के बारे में बात की गई है, जिनके बारे में आपको अक्सर एग्जाम तो पूछ लेता है, लेकिन कोई भी टेक्स्ट बुक इसके बारे में बात नहीं करती है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस योजना मैगजीन जितने भी वो इंपॉर्टेंट अनसंग फ्रीडम फाइटर्स हैं, क्या क्या उन पे अत्याचार हुए, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, कहां से वो बिलोंग करते थे और कैसे उनको रेवर किया जा रहा है, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे, ब्रीफ में बात करेंगे। ज्यादा डिटेल स्टोरीज में जाने की आपको जरूरत नहीं है बिकॉज वो आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते जाएंगे ताकि कॉन्टेक्स्ट बन जाए और आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इसके अलावा हम रेगुलरली योजना मैगजीन कवर करते हैं, हर महीने की मैगजीन कवर करते हैं। और इस मैगजीन को कवर करते हुए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव जो है, गवर्नमेंट सोर्सेज जो है, वो एग्जाम में हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी मोर और लेस उसी के नजदीक आते हैं। और जो पेपर चेकर होता है आपका, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है आप गवर्नमेंट सोर्सेज को ही कोट कीजिए। तो गाइस ये सेलुलर जेल की गाथा है, सेलुलर जेल के बारे में स्टोरी है। और बताया जा रहा है कि इस जेल में, आपको जेल नजर भी आ रही होगी, ये देखिए जेल। और बताया जा रहा है इस जेल में कैसे अत्याचार किया जाता था यहाँ के जेलर के द्वारा, जिसका नाम था जेलर बेरी। तो डी वेरी इसका नाम था। और ये बहुत ही पॉपुलर था कि कैसे यहाँ के इनमेट्स के ऊपर, यहाँ पे प्रिजनर्स के ऊपर वो अत्याचार करता है। बेसिकली इनको फोर्स किया जाता था ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कहां पर, जिसको हम कोलू बोलते हैं। आज भी आप देखते होंगे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितना जोर लगता है। जो आइडली एक बुलक का काम होता था, वो भी दो बुलक का काम एक प्रिजनर से करवाया जाता था। इतना मजबूर किया जाता था उनको कि आप यहाँ से तेल निकालिए, और वो थक हार के कई बार तो अपनी जान से भी हाथ धो देते थे, कुछ तो सुसाइड कर लेते थे। और यहाँ पर हमें क्या जानना है कि कैसे इसके खिलाफ रेजिस्टेंस ऑफर की गई और वो कौन से लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने रेजिस्टेंस ऑफर की। एनीवेज 1909 में पहला वेसल यहाँ पहुंचता है, फर्स्ट बैच ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स कैलकाटा से, जिनको कन्विक्ट किया गया था अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अलीपुर बॉम्ब केस। और इनको अंडमान लाया गया था। यहाँ पर जब ये पहुंचते हैं तो इनका इंट्रोडक्शन होती है किससे, डी बेरी यानी कि डेविड बेरी से इनकी इंट्रोडक्शन होती है। और इसके बारे में सभी ने सुना था दैट ही इज एन आयरिश मैन, टेरर विद शॉर्ट हाइट एंड राउंड फुटबॉल लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। आप फिल्मी बॉलीवुड विलन्स की तरह इसको देख सकते हो, एक कॉमेडियन ही समझ लीजिए इसको, इस तरह का ये था। और ये क्या कहता था उस टाइम, फिर आज तो हम बोल रहे हैं कि कॉमेडी की तरह ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर तो सच में इसने दुखी किया हुआ था सभी। तो ये क्या कहता था, व्हाट डू यू सी मी, माय नेम इज डी बेरी। मैं सबसे ज्यादा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, जो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन जो मुझे तंग करेंगे, जो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो आपको तो सिर्फ भगवान ही शायद बचाएगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बचा पाऊंगा। इसके अलावा ये क्या कहता था, देख रहे हैं आप इस दुनिया को, इस दुनिया में कहा जाता है कि एक ही भगवान है, लेकिन मैं क्या कहूंगा, इस दुनिया में एक भगवान नहीं है, दो भगवान है। एक रह रहा है हेवन में, स्वर्ग में, और दूसरा रह रहा है पोर्ट ब्लेयर में। यहाँ पर मैं हूँ, और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो आपको अभी रिवॉर्ड कर दूंगा, वो तो जब रिवॉर्ड करेगा तभी करेगा। तो ये सारी चीजें मैं भी क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी एक भूमिका बांधी जाए, आपको समझ आ जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर वीडी सावरकर ने भी इनके बारे में कोट किया था, जो मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने इंस्टेंस बताया ना, कैसे ये इनमेट्स को बोल रहा था, डरा रहा था, ये वीडी सावरकर का ही कोट है। तो वीडी सावरकर इज ऑल्सो वेरी मच prominent and important figure। तो वीडी सावरकर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फिगर, फ्रीडम फाइटर। और ये भी एक तरह से इनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस रेज होते हैं आज भी, कि इन्होंने माफी मांगी थी ब्रिटिशर से, और उन्होंने बोला था मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। And he was associated with nationalistic activities of India House in London, Madam Bhikhaji Kama, Shamaji Krishna Verma and Madanlal Dhigra। ये सब important नाम है। Is that clear? चलिए देखते हैं आगे, और 1911 की बात करते हैं, जब नंद गोपाल हु वाज अ पंजाबी एंड ही यूज्ड टू राइट द सेडिशियस आर्टिकल्स अपनी वीकली स्वराज्य में, और इनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इनको भी कोलू पर भेजा गया था और बोला गया था चलो काम करो। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कैसे रूल्स की वायलेशन हो रही है। जैसे कि अगर लेट्स से 5 आवर्स या 4 आवर्स कोलू चलाना है, तो इनको इससे भी ज्यादा चलवाया जाता था। एक दिन क्या किया, वापस आए खाना खाने के लिए, और वहां से उठ के दोबारा काम पे गई नहीं। इनको बोला चलो काम करो, तुम्हारा बाप काम करेगा। तो इन्होंने बोला कि तो आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। और जब ये खाना खा रहे थे तो बेरी आया। बेरी ने इनको अगेन बोला कि मैं तुझे पनिश करूंगा फॉर वायलेशन ऑफ द रूल्स। तो इन्होंने बोला 10 से 12 का जो समय है, इट इज टाइम टू रेस्ट। और इस टाइम में आप हमें काम करवा रहे हो, तो रूल्स की वायलेशन तो आपने पहले ही कर दी है जेंटलमैन। तो ये बात सुन के बेरी को पहली बार फील हुआ कि मेरी जो अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा डीमिन हो गई है, मेरी जो अथॉरिटी है वो इरोड हो गई है। और नंद गोपाल को फिर क्या किया गया, पनिश किया गया इस बात के लिए। एनीवेज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नंद गोपाल इज इंपॉर्टेंट, पंजाब इज इंपॉर्टेंट, स्वराज्य इज इंपॉर्टेंट, एंड बेरी इज इंपॉर्टेंट, कोलू इज इंपॉर्टेंट।
ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, विच वाज, अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, यहाँ पर काफी जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे, कईयों ने तो सुसाइड भी कमिट कर ली और कई तो पागल ही हो गए, जैसे इंदु भूषण रॉय कमिटेड द सुसाइड ओवर हियर। उलास्कर दत्ता का क्या हुआ था, ही फेल he too fell victim to the unbearable torture, और ये पागल हो गए थे। और इसके बाद उन्होंने सारा कुछ लिखा भी था कि कैसे हमारे पे अत्याचार किया जा रहा है। तो दिस वाज द स्टोरी कि कैसे इनके ऊपर अत्याचार कमिट किए गए थे। नाउ 1915 एंड 17 की बात करें तो गदर मूवमेंट में जिनको पुलिस ने पकड़ा था, वो कंस्पिरेटर्स जिनको बोला जा रहा था, उनको यहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया था अंडमान, एंड इनको बेरी ने ग्रीट किया था, और बेरी पहले ही सोच के बैठा था कि जो बम वालाज हैं, ये जो स्वराज मांगते हैं, इनको तो मैं इतनी बुरी तरह मजा सिखाऊंगा कि ये सारी ऊपर याद रखेंगे। लेकिन होना क्या था, यहीं से शुरुआत होती है बैरी के एंड की। सो बैरी ने इनको तंग करने की कोशिश की। मास्टर चतर सिंह, अमर सिंह, ज्वाला सिंह एंड लाल सिंह, दे वर confined in cages for years and they were all destined to receive the same savage treatment at the hands of David Berry। तो डेविड बेरी ने इनको बहुत तंग करने की कोशिश की। रामरखा ससौली द सेकंड Mandalay conspiracy case had been sent for live transportation to Andaman in 1917। उनके जो रिलीजियस थ्रेड था जिन्हें उसको रिमूव किया गया। राम रखा वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक एंड फॉट फॉर इट अंटिल डेथ। लेकिन बेरी जो था वो वैसे ही विंडिक्टिव रहा, उसने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। अब परमानंद झांसी के बारे में बात करें, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया काम करने से कोलू पे, और उन्होंने बोला कि ये काम मैं नहीं करूंगा। और ऐसा शॉक देख के, फ्लैट रिफ्यूजल बाय द प्रिजनर्स, और जो वहां पे गार्ड्स थे वो उनको कहाँ ले गए, डेविड बेरी के ऑफिस में ले गए। और झांसी ने बोला कि मैं यहाँ तुम्हारी गालियां सुनने के लिए नहीं आया हूँ, अगर तुम गालियां देनी बंद नहीं करोगे तो यू बेटर बियर द सर्कमस्टांसेस और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेम। लेकिन बेरी फिर नहीं रुका। लेकिन हुआ क्या, अब उन्होंने बेरी को पकड़ा और बेरी के पेट में जोर से टांग मारी और बेरी गिर गया। एंड उसके बाद बेरी को बहुत इंसल्टेड फील हुआ, एंड उसके बाद इनको बहुत मारा गया, परमानंद झांसी को, और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया अनकॉन्शियस स्टेट में। जब इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी में भी इनको दोषी पाया गया और 20 इनको और लैशेस मारने को। such type of treatment was met to them। तो ये थी थोड़ी सी brief about what was happening। Now next is Rani Abakka, the unyielding guardian of the sovereignty and the justice। Now this is also important। Abakka is not the first name guys, ये याद रखिएगा। हमें ये जान के पता लगता है अबक्का से कि अबक्का basically was a title। अबक्का बेसिकली तुलनाडु रीजन की हम बात कर रहे हैं, जो कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कोस्टल केरला में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर पोर्टुगीज पहुंचे थे, और पोर्टुगीज पहुंचने के बाद इन्होंने इस रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश की थी। लेकिन अलूपा डायनेस्टी, वन ऑफ द एंशिएंट डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका, रूल कर रही थी तुलुनाडु रीजन में फॉर ओवर 1000 years। और यहाँ से ही शुरुआत होती है पोर्टुगीज का और अबक्का का कॉन्फ्लिक्ट। अब अबक्का देख के हमें ये रियलाइज होता है कि ये टाइटल था और फैमिली नेम था रादर देन द फर्स्ट नेम। ये फर्स्ट नेम नहीं था। और एल्डर अबक्का और यंगर अबक्का की बात करें तो एल्डर अबक्का की बेटी यंगर अबक्का को बहुत फील हुआ कि मेरी मदर की इंसल्ट हुई, एंड शी रूल्ड फ्रॉम 1594 टू 1640। The younger Abaka, after ascending to power in 1974, marked the golden era of the coastal belt. The last conflict with Portuguese over trade and the tribute issues persisted। पोर्टुगीज के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, लेकिन ये चाहती थी कि पोर्टुगीज से मैं अपनी माँ की डिफीट का बदला लूं। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अबक्का, यंगर अबक्का, एल्डर अबक्का, और हमें नजर आ रहा है यहाँ पर अलिया कट्टू सिस्टम विच इज मेट्रियार्कल सिस्टम। और हमने यहाँ क्या जानने की कोशिश की, तुलुनाडु विच इज द रीजन। दीस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, बाकी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बाकी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस के एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। अबक्कास की तारीफ इटालियन ट्रैवलर पेट्रो डेला वेले अकाउंट ये भी बहुत देता है। पेट्रो डेला वेले, ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन व्हिच दे हैव मेड। दैट क्लियर इज, तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, पेट्रो डेला वेले का। कारण क्या है, आपको एग्जाम में इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोरियस गार्ड ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम गुजरात, अ टेल ऑफन अनटोल्ड। तो यहाँ पर हमने देखना है कि गुजरात में कैसे अनसंग हीरोज हैं 1857 रिवोल्ट के, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, जिनमें है वागर्स ऑफ ओखा मंडल। तो दे एम्बॉडी द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल 1857 रिवोल्ट में। अब 1857 की रिवोल्ट जो है, इसकी जो रीच थी वो द्वारका तक पहुंच की थी, विच प्रॉम्प्टेड मुलू मैनिक एंड जोधा मैनिक। ये दो जाने थे जो इंपॉर्टेंट है। अगेन इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। इन्होंने लीड किया किसको, वागर्स को, ताकि ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो किया जाए। तो जोधा मैनिक ब्रीफली assumed the title of king also of द्वारका। याद रखिएगा, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मुलू मैनिक को कैप्चर किया गया ड्यू टू betrayal in the late 1859 but escaped in 1862, fighting until his death in 1868। तो ये दो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करें, जो उस टाइम पर बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी ये नोटिस किया था कि कैसे अत्याचार हो रहा है उनके देश के साथ। तो उन्होंने क्या किया, हेल्प करने की कोशिश की अपने इंडिया को और अपने कंट्रीमैन को।
तो यहाँ पर रणछोड़लाल छोटालाल की बात करें, रणछोड़लाल एंड छोटालाल, ही वॉज अ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप में इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने चाहा कि मुझे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए देश के लिए। ही रियलाइज दैट। तो रणछोड़लाल फाउंडेड ए स्पिनिंग मिल इन अहमदाबाद। लेकिन इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, कंपनी ओपन अप की, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सिखाई। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है फॉर एंटरप्रेन्योर स्किल्स। आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स वहीं से आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स वहां पर तब भी थे चैलेंजेस के बावजूद, तो इनके नाम आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Next is two massacres and two leaders. So Govind Guru, who worked tirelessly to unite tribals in southern Rajasthan and northern Gujarat, इन दोनों को यूनाइट करने के लिए गोविंद गुरु की पिक्चर भी आपको यहाँ नजर आ रही है। Heels gathered on Magad Hills near Gujarat Rajasthan border under Govind Guru's leadership. Just brief है इसका, challenge the might of the British army. अब इनको later on capture कर लिया गया था. Which was he was sentenced to death, which was later commuted to the life imprisonment. Next name over here is Motilal Tejawat, who was born in Udaipur 1886 में, and he witnessed the exploitation of the tribals जब वो अपना spice का trading business कर रहे थे, and he decided कि मैं उनके rights के लिए क्या करूंगा, लड़ूंगा। ये भी नाम याद रखिएगा, again important for you. So next is Jhawar Chand Meghani, who earned the title of Rashtriya Shayar, national poet from Mahatma Gandhi, and he also hailed from the family of what traders. Meghani mastered the art of words and immersed himself in villages, chronicles the folk tales of the people. तो इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी सारी टर्मोइल के अंदर हमें क्या नजर आता है, दो यंग फ्रेंड्स वसंत राव हेगिस्टे एंड रजब अली लखानी, बोथ वॉलंटियर्स विद सेवा दल, bravely intervened to protect the lives. Again, two names are very much important. Communal harmony के लिए इन्होंने क्या की, अपनी जान बचाई। इनके दोनों के नाम आपको याद रहने चाहिए। अब हंसा जीवाराम मेहता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेयरली वुमेन उस समय पर पढ़ती थी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो डिग्री भी अर्न की फिलोसफी में। 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन राइट्स की एडवोकेट बनी, और उन्होंने बोला नॉट ऑल मेन आर born free and equal, proposing to replace men with human, that all humans are born, क्योंकि men क्यों भाई, पेट्रियार्कल सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई। तो गाइस नेक्स्ट बात हम करेंगे जाम्बू द्वीप प्रोक्लेमेशन के बारे में। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज चिना मुरुथु पंडियार। दिस इज इंपॉर्टेंट नेम, क्यों, बिकॉज ही रिफ्यूज टू टेक हेल्प ऑफ द पोर्टुगीज। मतलब सिर्फ पोर्टुगीज की बात नहीं कर रहे, सारे यूरोपियन पावर्स के बारे में, चाहे वो डच थी, चाहे वो पोर्टुगीज थी, चाहे फ्रेंच थी, उनकी भी मदद लेने से मना कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने से, बिकॉज इनके मन में एक कॉमन थ्रेड ये था कि भाई हम फॉरेन रूल के अगेंस्ट अपने घुटने क्यों टेके, हम क्यों इनके आगे झुके, दिस इज आवर लैंड, वी नीड टू गेट द इंडिपेंडेंस राइट वे। तो ऑन 16 जून 1801 चिना मरुधु पंडियार इशूड प्रोक्लेमेशन, जिसमें इन्होंने अपील की सारे पेट्रियाटिक सिटीजन्स को कि हाथ मिलाइए और हम यूरोपियन कॉलोनिस्ट के खिलाफ एक जंग छेड़ते हैं। इससे पहले इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडियन रूलर ने एक प्रोक्लेमेशन ही इशू कर दी हो और उसको रेसिप्रोकेट किया गया हो बाय 3 काउंटर प्रोक्लेमेशंस। तो तिरुचिरापल्ली साउथ इंडिया में एंड इट्स ट्विन सिटी आइलैंड्स 4 किलोमीटर अवे श्रीरंगम वोक अप विद द हैंड रिटन वॉल पोस्टर। तो हैंड रिटन वॉल पोस्टर मिले थे, जिसमें चैलेंज किया गया था जी यूरोपियंस को इन जनरल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को इन पर्टिकुलर। मतलब इसमें सारी यूरोपियन पावर्स आ गई थी जो कह भी रहे थे कि हम आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। तो आपके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चिना मुरुथु पंडियार। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। तो गाइस हम बात उतनी कर रहे हैं जितनी एग्जाम के लिए आपकी रेलेवेंट हो। मैंने पहले भी आपको ब्रीफ किया था इस बारे में कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कुछ अनसंग हीरोज के बारे में लिख दिया जाता है और उनका कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है। तो ये योजना मैगजीन जो है ये भी उन्हीं के बारे में बात कर रही है। मगिंगम पोर्शन कुछ ज्यादा है, कुछ आप स्टोरी बना के समझ भी सकते हो, किसी में कॉन्टेक्स्ट भी देख सकते हो, बट ओवरऑल यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर 2 साल जब ब्रिटिशर्स ने नेक्स्ट किया असम को, उसके 2 साल बाद गोमधर पोनवार जो कि मेंबर थे रॉयल ओहम क्लैन के, उन्होंने ऑर्गेनाइज की फर्स्ट रेजिस्टेंस। इनिशियली उन्होंने लिखा एक पिटिशन जिसमें ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को उन्होंने कहा कि भाई आप हमें ट्रिब्यूटरी किंग बना दीजिए, आप ये कंट्री जो है हमें हैंड ओवर कर दीजिए। लेकिन अंग्रेज तो ये बात कहाँ मानने वाले थे, अंग्रेजों के लिए तो हम एक अनसिविलाइज्ड लोग थे, अंग्रेजों के लिए तो हम बार्बरिक थे, और वो यहाँ पर सिविलाइजेशन मिशन पर आए थे, और हम कौन होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको चैलेंज करने। अब 1828 में गोमधर ने, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला था कि मुझे हैंड ओवर कर दीजिए कंट्री, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की सम इंपॉर्टेंट पीपल एंड आस्क्ड द पीपल कि आप टैक्सेस मत दीजिए भाई ब्रिटिशर्स को। नवंबर के अराउंड ही वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ बसा नियर जोरहट। उनको जब किंग डिक्लेयर कर दिया गया, बस उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो गोमधर कोनवर अलोंग विद 3 ऑफ हिज अकम्प्लिस, जिनका नाम था धनजॉय, नहाबुकन एंड कामती कोहेन, दे वर ट्राइड बाय द पंचायत इन जोहरत। वहां पे पंचायत ने उनको ट्राई किया
और सभी को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया था, जिसको लेटर ऑन इनको बोल दिया गया था जी आपको इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, दे मैनेज टू एस्केप, वहां से भाग निकले। अब ये स्टोरी की इतनी रेलेवेंस नहीं है आपके लिए, बट नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया जाता है। गोमधर को तो दोबारा से रीअरेस्ट कर लिया गया था। धनंजय हमेशा अनट्रेस्ड रहे एंड गोमधर वाज सेंट ऑफ द रंगपुर जेल, बंगाल में उनको भेज दिया गया एंड नो इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। उसके बाद उनकी कोई भी खबर हमें नहीं मिली और ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि प्रिजन में ही उनकी मौत हुई। अकॉर्डिंगली गोमधर कोनवर इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट टू हैव अटेन्ड मार्टरडम इन द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। तो इनको पहला मार्टरडम का दर्जा दिया गया है, शहीदी का दर्जा दिया गया है। अब ऐसे ही और बहुत सारे शहीद हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट इज मुंगरी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन मार्टर। तो फर्स्ट वुमेन टू हैव लॉस्ट हर लाइफ while being part of the freedom movement is मुंगरी। तो मुंगरी का नाम भी बहुत पॉपुलर है, मुंगरी ओरैंग ए.के. मलाटी। इनको मलाटी मेम के नाम से भी जाना जाता था एंड शी अपैरेंटली लिव्ड विद ब्रिटिश टी प्लांटर्स लालमती टी स्टेट, जो आज प्रेजेंट डे सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इनकी आदत थी बहुत हेवी ड्रिंकिंग की, बट एनी हाउ शी वॉज अट्रैक्टेड टू एंटी लिकर कैंपेन। जब एंटी लिकर कैंपेन में इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और फिर पिकेटिंग में भी पार्टिसिपेट किया उस एरिया में, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज किया एंड शी क्विट द ड्रिंकिंग। शराब पीना इन्होंने बंद कर दिया था एंड जम्प्ड इनटू द कैंपेन। लेकिन हुआ क्या, सडनली शी वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। और किसने मारा ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कैंपेन के लिए काम करने की कोशिश की। तो मुंगी ओरैंग ए.के. मलाती, मलाती में इंपॉर्टेंट नेम फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं जी, धेकियाजुली मैसेकर व्हिच वाज इंडियाज यंगेस्ट मार्टर। अब देखते हैं यहाँ क्या हुआ था। तो 1942 में जब हमें आजादी मिलने वाली थी, 700 पीपल फ्रॉम विलेजेस एडजॉइनिंग एरियाज लेड बाय शांति सेना वॉलंटियर कन्वर्ज किया उन्होंने आउटसाइड कहां, धेकियाजुली पुलिस स्टेशन में, जो कि तेजपुर से 28 किलोमीटर वेस्ट में था दोपहर के टाइम पे। दे वर लेड बाय 3 स्पेशली डेजिग्नेटेड मृत्यु वाहिनी मेंबर्स। वो मृत्यु वाहिनी मेंबर्स कौन थे? मनबरनाथ, गोलक चंद्र न्यूक एंड चंद्रकांत नाथ। अब पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज थे उन्होंने रिफ्यूज किया इन वॉलंटियर्स को कि पुलिस स्टेशन में आप एंटर करेंगे। और जैसे ही सिविल पुलिस बिगैन बीटिंग देम, पीपल ने रिस्पॉन्ड किया कैसे, वंदे मातरम के स्लोगन्स के साथ, और कंपाउंड के अंदर उन्होंने मार्च कर दिया। और उसके बाद आर्म पुलिसमैन ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। वहां पर टोटल क्योस फैल गया था। लेकिन जो डेडिकेटेड मृत्यु वाहिनी मेंबर थे उन्होंने मैनेज किया क्या करने में, फ्लैग लेके जाने में। और इसके अलावा मनबर ने तो क्या किया, इवन क्लाइम टू द रूफ ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो इवन एज ही वाज अबाउट टू फिक्स द फ्लैग, 2 बुलेट्स चली और दोनों बुलेट्स उनकी बॉडी में लगी। उसके बाद वो रोल डाउन होते रूफ से नीचे गिर गए। चंद्रकांत नाथ ने उनसे फ्लैग लिया और उसको बहुत ऊपर उन्होंने फहराया टू कंप्लीट द टास्क। तो एनीवे ये स्टोरीज हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट स्टोरीज फॉर यू, बल नाम जरूर इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखिएगा। तो धेकियाजुली इंसिडेंट जो था, इट स्टैंड आउट एज द वर्स्ट इंसिडेंट इन टर्म्स ऑफ द ब्रूटैलिटी, कि कैसे उन्होंने ब्रूटली लोगों को मारा। सो याद रखिएगा, धेकियाजुली मैसेकर आपके लिए फिल्म्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे वर्स्ट बात यहाँ पर थी कि 12 साल की एक लड़की तिलेश्वरी बारुआ, जो कि यंगेस्ट शहीद बनी नेशनल मूवमेंट में, और उनको भी बुलेट के द्वारा मारा गया। और उसके बाद उनकी बॉडी को उठा के पुलिस व्हीकल में डाला गया और उसके बाद कहाँ गई बॉडी, इट वाज नेवर सीन। ये थे अत्याचार इनके। नेक्स्ट इज बॉम सिंहपो ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द फर्स्ट मार्टर फ्रॉम द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से पहली मार्टर बॉम सिंहपो। तो याद रखिएगा ये भी नाम। इनको इसलिए गिल्टी कहा गया था, ट्रेजन के लिए गिल्टी कहा गया था, एंड सेंटेंस ऑफ डेथ बाय हैंगिंग एंड प्रोनाउंस अगेंस्ट देम। लेटर ये जो डेथ सेंटेंस ऑफ 4 पीपल इंक्लूडिंग बॉम सिंहपो, इट वाज कमिटेड टू बैनिशमेंट फ्रॉम द असम फॉर 14 इयर्स, और उसके बाद ढाका जेल में इनको ट्रांसफर कर दिया गया था, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। Bom Singpo died of the illness while in prison, thus becoming the first from the hills of the northeastern region to attain the martyr। तो हम इनको शहीद का ही दर्जा देते हैं, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो जेल के अंदर हुई। नेक्स्ट वी हैव थंगल जनरल ऑफ मणिपुर, तो मार्टरडम एट द एज ऑफ 80। अब 80 साल के बुजुर्ग आपने अच्छे से देखे हैं, ये 80 साल की उम्र में देशभक्त थे और इन्होंने अपनी जान भी गंवाई। तो ब्रेवेस्ट सन ऑफ मणिपुर, ये सारे हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। इनका नाम था तो थंगल जनरल ऑफ मणिपुर, जिन्होंने अटेन की मार्टरडम एट द एज ऑफ 80। बाकी तो सारी स्टोरी है, आपको बस ये नाम जानना जरूरी है कि 80 साल की उम्र में नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से थंगल जनरल ने क्या किया, शहीदी अटेन की। देन यू हैव खा फान नोंगलेट ऑफ मेघालय, अ वुमेन करेज। तो वुमेन तो आपको मैंने पहले भी दिखाई कि कैसे उन्होंने मार्टरडम अटेन किया, कैसे वो लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा, काफन नोंगलेट। ये जो खासी सोसाइटी थी, ये मेट्रिलिनियल सोसाइटी थी, एज इन यहाँ पर वुमेन को बहुत तवज्जो दी जाती थी। तो अगर हम खाफन नोंगलेट की बात करें, इन्होंने टेंशन ड्रॉ की काफी ब्रिटिश ट्रूप्स की वाटरफॉल के पास। जैसे ही वाटरफॉल के पास गए, उनको ऑफर किया गया लोकल ब्रू। जैसे ही जो सोल्जर्स थे उन्होंने शराबी होके, आई मीन टू से ड्रंक होके,
वो अपना होश को बैठे, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली सारे वेपन्स रिमूव करने की, और उसने सारे वेपन्स को वाटरफॉल के पीछे छुपा दिया। लेटर ऑन तिराज सिंह को उन्होंने सिग्नल भेजा और सभी ने आगे सोल्जर्स को मार दिया। सो दिस वाज द मूव। याद रखिएगा नाम, खाफान नोंगलेट। नेक्स्ट बात करते हैं रोपुलियानी, जो कि एक विमेन थी फ्रॉम मिजोरम, एक एक्सेप्शनली करेजियस वुमेन थी जो चीफ बनी डैंगलंग विलेज की 1889 में। बस दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन व्हिच यू नीड टू रिमेंबर दैट। बाकी सारी तो क्या है, कहानी है। नेक्स्ट देखिए सचिंद्र लाल सिंह, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, कहां से, त्रिपुरा से। तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की बात, तो नॉर्थ ईस्ट की तो हो ही रही है। तो एक मैन जो डिजर्व करते हैं क्या स्पेशल मेंशन, किस कॉन्टेक्स्ट में, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो है सचिंद्र लाल सिंह। तो त्रिपुरा से सचिंद्र लाल सिंह ये मेंबर थे गाइस सूर्य सेन की टीम के, द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल, जिनको आप एनसीईआरटीज में भी पढ़ते हैं, और जिन्होंने फेमस चित्तगोंग आर्मरी रेड ऑर्गेनाइज की थी 1930 में। तो ये उन्हीं के क्या थे जी, मेंबर थे, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ से फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। तो उनमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जी, के कलप्पन। तो के कलप्पन कौन थे जी, डेडिकेटेड फ्रीडम फाइटर एंड स्टॉलवर्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। इनको केरला गांधी भी बोला जाता था, एंड गांधी जी के आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, गांधीयन सोशल एक्टिविस्ट थे, पार्लियामेंटेरियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, सोशल थिंकर थे, एजुकेशनिस्ट थे, एडिटर थे, एंड व्हाट नॉट। ये फर्स्ट केरला सत्याग्रही थे जिन्होंने महात्मा गांधी की इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट को ज्वाइन किया था, और इनको इम्प्रिजन भी किया गया था मल्टीपल टाइम्स के लिए ड्यूरिंग द लिबरेशन स्ट्रगल, और इंक्लूडिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रही थी। केलप्पन जो थे ये को फाउंडर थे एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके, ऑफ नायर सभा, सब्सिक्वेंटली नोन एज द नायर सर्विस सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं एनएसएस। अभी जो एनएसएस थी, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1914 अंडर द गाइडेंस ऑफ मन्नत पद्मनाभन, जो कि एक वेल नोन सोशल रिफॉर्मर है। कलप्पन नेवर एस्पायर्ड फॉर पावर और पोजीशन, उन्होंने कभी भी एस्पायर नहीं किया किसके लिए, पावर और पोजीशन के लिए। अपनी सारी जिंदगी इनकी जो इन्होंने व्यतीत की, इट वाज अ सागा, कैसा, सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम, के कलप्पन, पॉपुलरली केरला गांधी। ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की है, तो इसको रिपीट में डिस्कस नहीं करेंगे। और 1920 में he became the principal of the society run school. So not that important information. Earliest Kerala made to remove the suffix नायर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने नाम से नायर कास्ट को हटा दिया था क्योंकि वो कास्ट के बिल्कुल अगेंस्ट रहते थे, और उस समय पर इंडिया में कास्ट सिस्टम भी बहुत फैला हुआ था। तो इट वाज बेसिकली इनका एक टोकन के कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट हम सभी को लड़ने की आवश्यकता है। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ब्रीच द सॉल्ट रेगुलेशन, एंड वी ऑल नो सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, और उसको सेलिब्रेट किया गया था एज अ नेशनल डे इन द केरला। 1930 में अंडर केलप्पास लीडरशिप 32 वॉलंटियर कोझिकोड से चले पय्यानूर की तरफ एंड ब्रोक द सॉल्ट डाउन द बीच। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सत्याग्रही, केलप्पा वाज चोजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही फ्रॉम केरला टू पार्टिसिपेट इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब गांधी जी ने कुछ चंद जाने चुने थे, जिनमें से के कलप्पा वाज वन फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड दैट टू फ्रॉम केरला। इंडिपेंडेंस के बाद केलप्पा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और ज्वाइन किसको किया, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, और इनको इलेक्ट किया गया पार्लियामेंट में फ्रॉम द पोन्नानी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 1950। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया कहा, मयाजी माहे फ्रीडम स्ट्रगल में भी अगेंस्ट द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन 1950 में, अंटिल माहे वाज लिबरेटेड। सो वी ऑल नो माहे को लिबरेट कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। एट द एंड ऑफ हिज टर्म एज अ मेंबर पार्लियामेंट, केलेपा ने पॉलिटिक्स भी छोड़ दी और फुल टाइम क्या बन गए जी, ये सर्वोदय वॉलंटियर बन गए, एंड अपने आप को एसोसिएट किया भूदान मूवमेंट में ऑफ आचार्य विनोबा भावे केरला में। गांधी इन्फ्लुएंस ऑन फ्रीडम स्ट्रगल इन तेलुगु रीजन। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज चिराला पेराला मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी जो मूवमेंट थी इसको कौन कैरी कर रहा था, कृष्ण नायर। इनका नाम क्या था, दुगिराला गोपाला कृष्ण नायर, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया ताकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग जा सके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने के लिए इकोनॉमिक्स में। आज आप में से कितने जाने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेते इकोनॉमिक्स में। चिराला केरला मूवमेंट में दोगिराला गोपाला कृष्ण नायर जो थे, उन्होंने अपना घर तक मॉर्टगेज कर दिया ताकि वहां जाके पढ़ सके। तो अपनी वेल ऑर्गेनाइज रामदंडू मीनिंग आर्मी ऑफ रामा, उन्होंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन कहां पर, बेजवाड़ा, अपनी टीम के साथ। जब गवर्नमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी wanted to combine the village of चिराला एंड पेराला, दो विलेजेस चिराला जिनके बारे में मैंने बात की एंड पेराला, यही तो क्या है मूवमेंट है, इनको कंबाइन करने की बात की गई गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ दोस डेज
और म्युनिसिपैलिटी टू यील्ड टैक्स रेवेन्यू, ताकि टैक्स रेवेन्यू इनको इनके पास ज्यादा आ सके। 40,000 इनके पास टैक्स रेवेन्यू आ सके इंस्टेड ऑफ अर्लियर 4,000, मतलब 10 गुना। तो गांधी जी के एडवाइस के साथ दुग्गीराला गोपाला कृष्ण ने रिक्वेस्ट किया रेजिडेंट्स ऑफ चिराला टाउन को कि जो उनकी सेटलमेंट है उसको शिफ्ट कर दें। कहाँ शिफ्ट कर दें? रामनगर में। सो नियरली 13,582 रेजिडेंट्स जो थे उन्होंने मूव किया, और मूव करके चिराला टाउन से रिस्पॉन्डेड टू द कॉल एंड शिफ्टेड टू रामनगर, जहां पर उन्होंने अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें सारे मेंबर्स थे फ्रॉम ऑल कास्ट एंड कोर्ट आर्बिट्रेशन। अब इस ग्रेट मूवमेंट के बाद क्या इसका अंजाम हुआ? जो ब्रिटिशर्स का एजेंडा था टैक्स लेने का, वो असफल हो गया। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखने वाली क्या है कि जो ग्रेट मूवमेंट थी कंटिन्यूड रही 1922 तक एंड एंडेड विद ग्रेट डिस्पेयर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। किसको? गोपाला कृष्ण नायक, और उनको अरेस्ट किया और एक अनसक्सेसफुल सागा बन के रह गया। अब एक बहुत ही यूनिक एपिसोड है हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह में, जहां पर सारे देश ने इसकी तरफ ध्यान दिया। नेक्स्ट भी है पुलारी सत्याग्रह ऑफ पलनाडु। अब ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया टैक्स जिसको हम क्या बोलते हैं? पुलारी टैक्स, फार्मर्स के ऊपर फॉर यूजिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ग्रेजिंग देयर कैटल इन द फॉरेस्ट व्हेन देयर वाज फेमाइन इन 1920। सो 1920-21 में जो फेमाइन आया, ब्रिटिशर ने टैक्स इम्पोज किया जिसका नाम था पुलारी। पुलारी टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन फार्मर्स, ताकि उनकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज जो कर रहे हैं उसके ऊपर वो टैक्स दें। यूज क्यों कर रहे थे? अपनी कैटल्स को ग्रेज करवाने के लिए। अब जो ऑफिशियल्स थे, they used to carry the cattle away from their farmers, hence it led to the regular clash between peasants and the police। so इनके बीच में रेगुलर क्लैश आपको देखने को मिलता था। एक पीजेंट जो थे वो मारे गए थे, काफी इंजर्ड हो गए थे। इसी समय के दरमियान जो गांधी जी थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कॉल की थी, एंड कनेगाती हनुमंतु जो कि 1870 में बॉर्न हुए, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह ऑफ पुलारी, जो आप देख रहे हैं कैटल को ग्रेजिंग करवाने के लिए। और उनकी लीडरशिप के अंडर जो पलनाडु के लोग थे उन्होंने ऑर्गेनाइज क्या किया? सोशल बॉयकॉट रेवेन्यू का एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स का। सारी गुड एंड सर्विसेज डिनाई की गई इन ऑफिशियल्स को, इंक्लूडिंग फूड लॉन्ड्री एंड बार्बरिंग। एंड देयर वाज अ ग्रेट हड़ताल अंडर द लीडरशिप ऑफ दुग्गीराला गोपाला कृष्णा, जिनके बारे में हमने यहाँ भी बात की थी। दुग्गीराला गोपाला एंड कृष्णा। पुलारी सत्याग्रह में आप देख रहे हैं कैसे उन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया हनुमंतु को मल्टीपल टाइम्स और ऑफर भी किया कि आपको जमींदार बना देंगे 45 विलेजेस का रीजन के अंदर, लेकिन वो ग्रेट पेट्रियट थे, उन्होंने रिफ्यूज किया। बट एट एंड ऑफ द डे हनुमंता ने शाउट किया वंदे मातरम स्लोगन फॉर नियरली 6 आवर्स, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो यूथ कॉन्शियसनेस फॉर फ्रीडम इन बंगाल, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बंगाल में यहाँ पर जो नाम इंपॉर्टेंट दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंदमठ 1882 में। तो दिस नेम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंदमठ। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमें पता है एनसीईआरटी में भी हम इनको बहुत देखते आए हैं। आप देखिए वीरेंद्र कुमार घोष, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरविंदो घोष के ये ब्रदर थे। एंड और आगे जानने की कोशिश करें तो एक नई कॉन्शियसनेस बंगाल के लोगों में जागी थी, वहां के यूथ में जागी थी, जिन्होंने अनुशीलन समिति को फॉर्म किया था 1902 में। अब किसने किया था? सतीश चंद्र बासु ने। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, रादर दिस आई वुड से दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसके अलावा कुछ सीक्रेट सोसाइटीज भी ऑपरेट कर रही थी। क्यों ऑपरेट कर रही थी? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ जंग चल रही थी। सो सम अटेम्प्ट्स at founding secret societies had been made even earlier also, or Gurudev Rabindranath Tagore in the recollection of his childhood in book Dipon Smriti says that in 1870 में the children of Jora Sanku had toyed with forming secret society। मतलब उनकी राइटिंग्स में इस चीज का प्रूफ भी मिलता है। इससे पहले भी इसके बाद भी सीक्रेट सोसाइटीज चल रही थी। अब नेशनलिज्म की जंग तो ऑलरेडी चल रही थी। अब बंगाल के पार्टीशन की बात करें जो ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया था 1905 में बाय वायसराय लॉर्ड कर्जन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसने फ्यूल ऐड किया किसको? नेशनलिज्म में। एंड द बंगाल एंटी पार्टीशन मूवमेंट इंट्रोड्यूस द ट्विन वेपन्स ऑफ स्वदेशी। ट्विन वेपन्स ऑफ स्वदेशी का मतलब क्या था? एक तो इंडिजिनियस गुड्स को यूज करो, दूसरा ब्रिटिशर्स के गुड्स को क्या करना है जी? कंप्लीटली बॉयकॉट करना है। स्वदेशी का मतलब तो यही था। एंड दिस वाज द फर्स्ट एक्टिव रेवोल्यूशनरी ग्रुप एंड इनिशियल अटेम्प्ट्स जिसको टारगेट करने की कोशिश की ऑपरेसिव ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो वीरेंद्र कुमार घोष, जिनकी फोटो मैंने आपको यहाँ भी दिखाई, द यंगर ब्रदर ऑफ अरविंदो घोष, लेटर श्री अरविंदो, प्लेड एन पायनियर रोल। अब वीरेंद्र कुमार की बात करें, पॉपुलरली इनको क्या बोला जाता था बंगाल में? बरेन घोष। इनका जन्म जो हुआ था 1880 में इंग्लैंड में हुआ था। देखिए उस समय पर बाहर जन्म लेना, बाहर लोग जा रहे थे, दे वर वेरी प्रोमिनेंट। और ये यंगेस्ट थे ऑफ द 5 सिबलिंग अमंग्स हिज एल्डर ब्रदर्स। और बाकी भाइयों में मोनोमोहन घोष भी थे एंड ऑफ कोर्स अरविंदो भी थे। तो एनीवे ये नाम आपको मोनोमोहन घोष याद करने की जरूरत नहीं है। इनके जो फादर थे वो बहुत ही रेनाउंड सिविल सर्जन थे जी, कृष्णधन घोष, जो कि एक एंग्लोफाइल थे एंड वांटेड हिज चिल्ड्रन टू बी बॉट अप इमर्स्ड इन द यूरोपियन मैनर एंड द कल्चर। सो एक फैसिनेशन थी। इवन आपको पता है सर सैयद अहमद खान में भी बड़ी फैसिनेशन थी अंग्रेजों के लिए, ही वांटेड टू रिमेन इन देम ओनली। तो बरीन एनीवे
कोलकाता वापस आते हैं एंड अलॉन्ग विद जितेंद्र बैनर्जी पार्ट लेते हैं कौन सी एक्टिविटीज में, अनुशीलन ग्रुप की एक्टिविटीज में, जहां मैंने आपको दिखाया था अनुशीलन समिति जो कि कैसे काम करती थी अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ पर युगंत्र जो कि एक पेपर था, undiluted army revolution by its founder, was soon described in government reports क्या as the first and the most pernicious of the revolutionary papers, so it wasn't appreciated। तो 7 जून 1907 में युगांतर along with संध्या को फॉर्म किया गया किसके द्वारा, बाय बी उपाध्याय एंड द वंदे मातरम फाउंडेड बाय बिपिन चंद्र पॉल, एंड इसके बाद सब्सिक्वेंटली इसको एडिट किया गया था बाय अरबिंदो घोष, एंड दे वर सेंट नोटिसेस बाय द गवर्नमेंट ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन, सभी के ऊपर सेडिशन का चार्ज यानी कि देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया था। तो आई अंडरस्टैंड आपके लिए कुछ बोरिंग हो रहा होगा, बट बेसिकली आपको ये नाम याद रखने हैं जिनके बारे में मेंशन किया। गाइस आगे चलते हैं। ये वाला जो चैप्टर था या फिर ये जो रेवोल्यूशनरीज का था या फ्रीडम फाइटर्स का था, दिस इज ओवर। अब बात करेंगे हम इंडिया कमिटमेंट टुवर्ड्स टीबी मुक्त भारत, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। टीबी मुक्त भारत, आपको अच्छे से पता है ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया से होते हैं उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम पे जितना ट्यूबरक्लोसिस फैला हुआ है, ये एक बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी हो रही है और मोर ओवर इसके कारण जो ट्यूबरक्लोसिस है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या फिर एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ वादा भी किया है कि हम अपने ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करेंगे। हम ऐसा पूरा योगदान देंगे सरकार के द्वारा जो टीबी मुक्त भारत को हम अचीव कर पाए। और अगर एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको टीबी मुक्त भारत का वेरवा जरूर देना है। तो टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है, जिसको कॉज कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डब्ल्यूएचओ के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग क्लोज टू ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है इट इज इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस ओनली, और अप्रोक्सीमेटली 13 लाख बच्चे जो हैं वो सिक होते हैं विद टीबी एवरी ईयर। लास्ट ईयर भी नोट करने वाली बात है कि जो वर्ल्ड के सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ था वो था फ्रॉम सिंगल इन्फेक्शन एजेंट आफ्टर कोविड, दैट वाज टीबी। तो एनीवे ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप इतना याद रखिए जो 30 कंट्रीज हैं दैट बेयर अ हाई टीबी बर्डन अकाउंट्स फॉर 87% ऑफ द वर्ल्ड टीबी केसेस, मतलब 87% ऑफ द वर्ल्ड टीबी केसेस जो है वो 30 कंट्रीज पे ही नोट कर सकते हैं। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट शेयर काउंट करता है, मतलब 27% जो है वो तो इंडिया के ही केसेस हैं गाइस, वेरी 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 हाई नंबर। अब डब्ल्यूएचओ ने इंडिया की तारीफ भी की है जी, डब्ल्यूएचओ ने क्रेडिट किया इंडिया को कि आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया है, ट्यूबरकुलोसिस में इंटरवीन करने की कोशिश किया है। डब्ल्यूएचओ ने अप्रिशिएट भी किया है हाईली सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के लिए रिड्यूसिंग द इंसिडेंट्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस बाय 16%, मोर्टेलिटी डिक्रीज करने के लिए। एनीवे सरकार फिर भी लगी है टीबी मुक्त भारत के लिए। अभी तक तो जितनी बात की मैंने एक आपकी भूमिका बांधने के लिए की थी, अब देखते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है जी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। अब इसका मतलब क्या है कि टीबी से निजात दिलवाना देश को, इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में, और इट वाज टू मेक श्योर कि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, टारगेट्स को अचीव कर पाए बाय 2025। अब 2025 तो भाई आने में भी सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 महीने लगा लीजिए आप अच्छे से, 3 महीने रह गए हैं। अब एक इनिशिएटिव है निक्षय मित्र, इट वाज स्टार्टेड वेयर वॉलंटियर्स फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ द सोसाइटी would become mitras, friends in helping TB patients in their journey of the recovery. Now, अब टीबी पेशेंट के साथ यूजुअली क्या किया जाता है, वितकरा किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इसमें ऐसे बोला गया था कि एक मित्र करके हम इनिशिएटिव लेंगे जिसमें हेल्प किया जाएगा टीबी पेशेंट्स को, ताकि अपनी रिकवरी में वो यहाँ से बाहर निकल सके। अब एक जो स्टिग्मा लगता है उससे बाहर निकाल सके। अब निक्षय मित्रास ऑल्सो प्लेज क्या कि वो एक्सटेंड करेंगे वोकेशनल सपोर्ट टू ऑल द टीबी पेशेंट्स। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किए गए ताकि जितना ज्यादा डिटेक्ट किया जा सके टीबी पेशेंट्स को, उतना ज्यादा उसको ट्रीट किया जा सके, क्योंकि अगर अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो आगे टीबी फैलने से रुकता है। देन वी हैव टीबी स्क्रीनिंग ड्यूरिंग विकसित भारत संकल्प यात्रा। अगेन स्क्रीनिंग के ऊपर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान एट द पंचायत लेवल, गाइस रिमार्केबल अपस्विंग इन टीबी नोटिफिकेशन। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के जो स्कीम थी उसके तहत हमें क्या देखने को मिला, ह्यूज मार्क देखने को मिला। इसके अलावा न्यू एंटी टीबी ड्रग्स जैसे कि बिटाकलीन जो कि एमडीआर टीबी के लिए बहुत कारगर है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एंड इसके अलावा और भी तरह की जो ड्रग्स रिक्वायर्ड है वो सारे अवेलेबल करवाया जाना। इवन अगर कोई इन्फेक्ट हो जाए ना टीबी से तो उसका मुफ्त इलाज होता है, क्या बोलते हैं हम उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरह का कुछ भी आपको पैसा नहीं खर्चना पड़ता है। इवन आप सरकारी डिस्पेंसरी से, आई मीन टू से सरकारी हॉस्पिटल से जो महंगे महंगे 5-5 हजार के टेस्ट हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको मेडिसिन भी डॉट सेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है गाइस। तो ऑल इन ऑल मेरे कहने का मकसद क्या है, टीबी
होना और उसका इलाज कराना भी होना आपके हाथ में नहीं, इलाज करवाना आपके हाथ में है। अब आपको याद क्या रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में याद रखना है जिनके बारे में मैंने मेंशन किया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, फिर हमने बात की एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन्स, देन टीबी स्क्रीनिंग ड्यूरिंग विकसित भारत संकल्प यात्रा, देन इंट्रोडक्शन टू टीबी ड्रग्स, देन टीबी मुक्त पंचायत अभियान। अब ऐसे चीजें लिख के आओगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट थ्रू निक्षय पोषण योजना, तो आपको नंबर्स तो ऑफ कोर्स मिलेंगे ही। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन द साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी के बारे में बात करें, यहाँ पर एक चीज देखने वाली ये है कि साउथ चाइना सी में चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि वन हु कंट्रोल्स द ओशंस वुड कंट्रोल द वर्ल्ड, ये भी बहुत एक सेट फैक्ट है। अब वन हु कंट्रोल द ओशन वुड कंट्रोल द वर्ल्ड, ये बात तो हमने समझ ली है। और चीज क्या समझने वाली ये है कि ओशंस को कंट्रोल करने की जंग छिड़ी हुई है। अब देखिए, अब चाइना की बात करें, जाके वो पैसिफिक रीजन में या फिर वो जाके अटलांटिक रीजन में पंगे नहीं लेता है, लेकिन यूएसए क्या कहता है, मुझे दुनिया का दादा बनना है, मैं तो यहाँ आके पंगे लूंगा। तो वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी आ गया और साउथ चाइना सी में भी जा रहा है। साउथ चाइना सी में जब वो जा रहा है, यहाँ पर चाइना को होती है प्रॉब्लम। चाइना कहता है मेरा रीजन है, जापान कहता है मेरा रीजन है, इंडिया कहता है इंक्लूसिव रखो भाई, मुझे भी आने जाने के लिए यहाँ मदद चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और साउथ चाइना सी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इंडिया का जो ट्रेड है वो यहाँ से होता है। इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके लिए ये जो रूट है बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया की एंगेजमेंट, इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद जापान, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए ये एरिया बहुत जरूरी है। तो साउथ चाइना सी इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने मैप पे भी देख सकते हो कि साउथ चाइना सी कहाँ पर है। अब इधर पढ़े तो यहाँ पर भी सेम ही बातें की गई हैं। South China Sea holds a significant strategic importance for India, किसलिए? Due to its economic security and geopolitical interest. Economically, South China Sea is a vital maritime trade route with a considerable portion of global trade passing through its water. For India, the Malacca Strait, which connects the Indian Ocean to the South China Sea, is particularly crucial. It is a major artery for Indian trade with the East Asia. जो मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया कि मलक्का स्ट्रेट से होते हुए यहाँ पर जाना है इंडिया को। तो साउथ चाइना सी इज दस एसेंशियल फॉर इंडिया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो गाइस, यही यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीजों के बारे में बात की गई थी। अनक्लॉज को हमें क्या करना चाहिए, अनक्लॉज को हमें मानना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज के बारे में बात हो रही है। तो बस बेसिक 4-5 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, साउथ चाइना सी हमारे लिए जो जरूरी है। गाइस, दैट वाज ऑल फॉर द योजना। थोड़ी टेक्निकल योजना थी। टेक्निकल योजना इन द सेंस ऐसी थी कि यहाँ पर रट्टे मारने वाली बात ज्यादा थी। अब नेक्स्ट योजना लेके आएंगे आपके लिए, विच इज विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन बजट 2024-2025। टिल देन सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।